नमस्कार। तो आज 5वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने वही प्रश्नोत्तर को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो हमें परीक्षा के अंदर 3-4 पंक्तियों वाले और 6-7 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर आने हैं। तो आइए शुरू करें अपने प्रश्न। और हमारे पाठ का नाम है मैं और मेरा देश। पहला प्रश्न, लाला लाजपत राय के किस अनुभव ने लेखक की पूर्णता को अपूर्णता में बदल दिया? यह प्रश्न परीक्षा के अंदर अक्सर आता है। उम्मीद है इस बार भी आपको प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। तो लेखक स्वयं को एक पूर्ण व्यक्ति समझता था। लाला लाजपत राय जी ने लेखक को बताया कि उनकी विदेशी यात्राओं के दौरान भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक उनके माथे पर लग रहा है। लाला लाजपत राय के इस अनुभव ने लेखक की पूर्णता को अपूर्णता में बदल दिया। पूर्णता को अपूर्णता में बदल दिया। प्रश्न दूसरा, स्वामी रामतीरथ द्वारा फलों की टोकरी का मूल्य पूछने पर जापानी युवक ने क्या कहा? स्वामी रामतीरथ द्वारा फलों की टोकरी का मूल्य पूछने पर जापानी युवक ने कहा कि इन फलों का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप इनका मूल्य देना ही चाहते हो तो अपने देश में जाकर किसी से यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। वास्तव में उस व्यक्ति ने स्वामी जी को ऐसा कहते हुए सुन लिया था और वह नहीं चाहता था कि उसके देश की बदनामी हो। प्रश्न तीसरा, किसी देश के विद्यार्थी ने जापान में ऐसा कौन सा काम किया जिससे उसके देश के माथे पर कलंक का टीका लग गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसी देश के विद्यार्थी ने जापान के पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने के लिए ली। उसने उस पुस्तक में से कुछ दुर्लभ चित्र फाड़ कर रख लिए और पुस्तक वापस कर दी। उसकी इस हरकत के फलस्वरूप उसे जापान से निकाल दिया गया और साथ ही पुस्तकालय के नोटिस बोर्ड पर जय लिखवा दिया गया कि उसके देश का कोई भी विद्यार्थी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। इस कारण उस एक युवक ने अपने पूरे देश के माथे पर कलंक लगा दिया। अगला प्रश्न परीक्षा के अंदर बहुत बार आता है कि लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है? फिर कह रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लेखक के अनुसार कोई भी छोटा कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर कार्य करने के पीछे शुभ भावना हो तो कोई छोटे से छोटा कार्य भी महान बन जाता है। इसके विपरीत बुरी भावना से किया गया बड़े से बड़ा कार्य भी हीन बन जाता है। जैसे हम भी एक छोटे से कार्य को लेके चले कि आप लोगों तक हिंदी का प्रचार करें, हिंदी का जो भी आपका पाठ्यक्रम है उससे बारे में आपसे विचार चर्चा हो, तो वो कार्य था जिसके पीछे हमारी भावना बहुत शुद्ध है। तो आपसे भी यही प्रार्थना है, अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपको पूरे जीवन भर, आपको, आपके भाई को, आपके बहन को, आपके बच्चों को, आपके विद्यार्थियों को, जो भी सुन रहे हो, जीवन भर इस चैनल पर ज्ञान की बातें मिलेंगी जो कि जीवन जांच के लिए बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न, शल्य ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? शल्य ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? महाभारत के युद्ध के दौरान शल्य कर्ण का सारथी था। यह प्रश्न जो छोटे उत्तरों वाले प्रश्न होते हैं, कहने के भाव 1 नंबर के प्रश्न है, उसमें जो कई बार आया है कि शल्य कौन था, तो शल्य कर्ण का सारथी था, लेकिन वह वास्तव में अर्जुन के पक्ष में था। कर्ण जब कभी अपनी वीरता व जीत पर प्रसन्न होता तो शल्य अर्जुन को प्रशंसा करने लगता। शल्य का करता था, अर्जुन की प्रशंसा करने लगता। इस तरह से कर्ण के मन में आत्मविश्वास की कमी आ गई जो उसके भावी पराजय की नींव रखने में सफल हुई। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है।
शक्ति बोध और सौंदर्य बोध से क्या अभिप्राय है? शक्ति बोध का अर्थ है देश को शक्तिशाली बनाना, और सौंदर्य बोध का अर्थ है देश को सुंदर बनाना। हमारे देश को इन दो बातों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी व कुरुचि की भावना को बल दे। अगला प्रश्न, हम अपने देश के शक्ति बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं? हम अपने देश के शक्ति बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं? जब हम सार्वजनिक स्थानों पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, क्लब आदि में अपने देश की कमजोरियों व कमियों का वर्णन करते हैं और दूसरे देश की तुलना अपने देश को हीन बताते हैं, नीचा बताते हैं, दूसरे देश को श्रेष्ठ बताते हैं, तब हम अपने देश की शक्ति बोध को चोट पहुंचा रहे होते हैं। अगला, हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं? जब हम सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाते हैं, सड़कों पर कूड़ा करकट फेंकते हैं, घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं, कहीं पर समय से नहीं पहुंचते, लेट पहुंचते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, उस समय हम अपने देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है? देश की उच्चता और हीनता की कसौटी उस देश में होने वाले चुनाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। जिस देश के नागरिक चुनाव के समय बुद्धिमता और विवेक से सही व्यक्ति को मतदान नहीं करते, वह देश उच्च नहीं हो सकता। इसके विपरीत जिस देश के नागरिक किसी लालच के वश में आकर गलत व्यक्ति को मतदान करते हैं, वह देशहीन होता है। अतः चुनाव ही देश की उच्चता और हीनता की कसौटी को बताता है। आगे प्रश्न आगे, लाला लाजपत राय जी ने देश के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया? निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। लाला लाजपत राय जी एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने बहुत देशों की यात्राएं की। अपने विदेशी यात्राओं के दौरान भारत की गुलामी की लज्जा के कलंक को अनुभव किया। उन्होंने देश की गुलामी पर बहुत से लेख व निबंध लिखे। अपने जोशीले भाषणों के द्वारा देश के लोगों में जोश की भावना और उत्साह पैदा किया और उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। इस तरह उन्होंने देश की आजादी के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। अगला प्रश्न, तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित घटनाओं द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है? आपने मैं और मेरा देश जो निबंध है ध्यान से पढ़ा होगा, आपकी पाठ के अंदर है। तो यहां पर तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा की बात कर रहे हैं। हमें एक नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि तुर्की के राष्ट्रपति कौन थे? तो कमाल पाशा थे। जब पूछा जा सकता है कमाल पाशा कौन थे, तो वो तुर्की के राष्ट्रपति थे। अब इन दोनों से संबंधित कौन सी घटनाएं हैं वो वर्णन करते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति कमाल पाशा ने एक साधारण व्यक्ति के द्वारा लाई गई शायद की हांडी को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक साधारण किसान द्वारा उपहार में दी गई रंगीन सुतलियों की बनी खाट को स्वीकार किया। उनके द्वारा लाए गए यह दोनों उपहार बहुत कीमती नहीं थे, बल्कि उनकी स्नेह और प्रेम की भावना ने उपहारों को अनमोल बना दिया। अतः इन घटनाओं के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। कार्य की महानता उस कार्य के पीछे छुपी हुई भावना में निहित होती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने देश के नागरिकों को चुनाव में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा? तो लेखक ने देश के नागरिकों को चुनाव में
बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसे चुनाव में सूझबूझ से मतदान करना चाहिए। अपनी बुद्धि व विवेक के अनुसार अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को मत देना चाहिए। किसी भी लालच या लोभ के वश में आकर गलत व्यक्ति को मतदान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। मतदान करते समय इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आगे हमारे पास पाठ आ गया जी, राजेंद्र बाबू, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। पहला प्रश्न है, राजेंद्र बाबू को देखकर हर किसी को यह क्यों लगता था कि उन्हें पहले कहीं देखा है। राजेंद्र बाबू का चेहरा, शरीर का गठन एक सामान्य भारतीय कृषक की तरह था, किसान की तरह था। उनकी वेशभूषा भी सामान्य नागरिकों की जैसी थी। उनका स्वभाव और रहन सहन भी सामान्य था। वह देखने में सामान्य व्यक्ति जैसे लगते थे, इसलिए सभी को लगता था कि उन्हें पहले कहीं देखा है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता तथा राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था किसका पर्याय थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्त व्यस्तता में भी व्यवस्था होती थी, जबकि राजेंद्र बाबू की व्यवस्था में भी अस्त व्यस्तता रहती थी। इसलिए यह दोनों एक दूसरे का पर्याय थी, अर्थात राजेंद्र बाबू की व्यवस्था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्वस्थता तथा नेहरू जी की अस्वस्थता राजेंद्र बाबू की व्यवस्था का ही पर्याय था। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा तथा अस्त व्यस्तता से उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू का स्मरण लेखिका को क्यों हो आया। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा देखकर लेखिका को उनके निजी सचिव और सहचर चक्रधर बाबू, पेपर के अंदर छोटे उत्तर वाले प्रश्न का भी हमें पेपर में हो सकता है कि ये आ जाए 1 नंबर के लिए कि राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर का नाम क्या है, तो वो था बाबू चक्रधर। हाँ, का स्मरण हो आया था क्योंकि चक्रधर बाबू का रहन सहन भी राजेंद्र बाबू के समान अस्त व्यस्त था। चक्रधर बाबू तब तक मोजे नहीं बदलते थे, मोजे जिसे हम जुराब कहते हैं, जब तक उनके मोजों से 5 उंगलियां बाहर नहीं निकलने लगती थी। जूतों के तलवों में सुराख होने तक वे जूते भी नहीं बदलते थे और वे अपने वस्त्र भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण होने तक नहीं बदलते थे। वे राजेंद्र बाबू के पुराने वस्त्रों को पहनकर ही वर्षों उनकी सेवा करते रहे। इसलिए लेखिका को राजेंद्र बाबू की वेशभूषा देखकर चक्रधर बाबू की याद हो आई। अगला प्रश्न है, लेखिका ने राजेंद्र बाबू की पत्नी को सच्चे अर्थों में धरती की पुत्री क्यों कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजेंद्र बाबू की पत्नी अत्यंत सरल, क्षमाशील, ममतामयी, दयालु व त्यागमयी स्त्री थी। जमींदार परिवार की वधू होकर भी उसमें अहंकार नहीं था। वह अत्यंत विनम्र स्वभाव की थी। धरती जैसे इन गुणों के कारण लेखिका ने उन्हें धरती की पुत्री कहा है। अगला प्रश्न, राजेंद्र बाबू की पोत्रियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजेंद्र बाबू की पोत्रियां छात्रावास में बहुत सादगी और संयम से रहती थी। वे सभी खादी के बने कपड़े पहनती थी। अपने कपड़े धोने व झाड़ू पोंछा करने का काम भी वह स्वयं ही करती थी। वे अपने गुरुजनों की सेवा भी करती थी। उन्हें जरूरी सामान के लिए सीमित राशि ही दी जाती थी। इस तरह उनका रहन सहन अत्यंत साधारण था। अगला प्रश्न है हमारे पास
राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। राष्ट्रीय भवन में रहते हुए भी राजेंद्र बाबू और उसकी पत्नी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। उनकी वेशभूषा तथा रहन सहन अत्यंत साधारण था। उनकी पत्नी स्वयं भोजन बनाती थी, अपने पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। वे उपवास की समाप्ति भी मिठाई आदि से नहीं बल्कि उबले हुए आलू खाकर ही करते थे। उनका रहन सहन सामान्य व्यक्ति की तरह था। आइए आगे बढ़ रहे हम लोग। ये प्रश्न हमारे लिए परीक्षा में आ सकता है। राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। राजेंद्र बाबू का शरीर तथा हाथ पैर लंबे थे, बाल काले घने, छोटे छोटे और कटे हुए थे, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भौहें, बड़ी बड़ी आंखें, कुछ भारी नाक, कुछ मोटे और सुडौल होंठ, गेहूं रंग और बड़ी बड़ी मूछें थी। वे खादी की मोटी धोती कुर्ता, काला बंद गले का कोट, गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव अत्यंत शांत था। वह सदा सादगी पसंद करते थे। अपने स्वभाव तथा रहन सहन में भी भारतीय भारतीय किसान के समान थे। उनका खान पान भी अत्यंत साधारण था। लीजिए आगे बढ़ रहे हम लोग अगले प्रश्न पे। पाठ के आधार पर राजेंद्र बाबू की पत्नी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। राजेंद्र बाबू की पत्नी एक सच्ची भारतीय नारी थी। वह धरती के समान सहनशील, क्षमामयी, ममतामयी, दयालु एवं सरल थी। बिहार के जमींदार परिवार की वधू और स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध सेनानी एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति की पत्नी होने का भी उन्हें कोई अहंकार नहीं था। राष्ट्रपति भवन में भी स्वयं भोजन पकाती थी। पति और परिवारजनों को खिलाकर ही स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। यहां पर अन्न आएगा, अन्न ग्रहण करती थी। यहां पे मैं द्वारा लिख देता हूं, अन्न। उनका खान पान और रहन सहन बहुत साधारण था। उनका स्वभाव धरती मां के जैसा था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्ति में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। इन पंक्तियों का भाव है कि सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, उसमें कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार एक सच्चे व्यक्ति में भी कुछ भी घटाना या बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि सच्चा व्यक्ति बिल्कुल सत्य के समान सदैव एक रूप में ही नजर आता है। अगला प्रश्न, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चित्र ढलते थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इन पंक्तियों का भाव यह है कि राजेंद्र बाबू जैसे व्यक्ति आजकल देखने को नहीं मिलते। शायद ईश्वर ने ऐसा सांचा टूट गया है जिनमें राजेंद्र बाबू जैसे कोमल चित्र वाले व्यक्तियों का निर्माण होता था। अर्थात आजकल भगवान ने राजेंद्र बाबू जैसे लोगों का निर्माण करना बंद कर दिया है। आजकल के लोगों में उन जैसे व्यक्तित्व तथा गुणों का अभाव है। अगला प्रश्न सदाचार का तावीज पाठ से है। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और बहुत ही मनोरंजक पाठ भी है। तो पहला प्रश्न जो परीक्षा के अंदर आपको आ भी सकता है, दरबारियों ने भ्रष्टाचार न दिखने का क्या कारण बताया? दरबारियों के अनुसार
दरबारियों ने भ्रष्टाचार न देखने का एक कारण यह बताया कि वह बहुत बारीक होता है। उनकी आंखें महाराज की विराटता को देखने में इतनी अधिक अभ्यस्त हो गई हैं कि उन्हें कोई भी बारीक चीज दिखाई नहीं देती। उनकी आंखों में तो सदा महाराज की सूरत बसी रहती है, इसलिए भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न, परीक्षा के अंदर आने वाला प्रश्न, प्री बोर्ड या आपको वार्षिक परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा कि राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की। राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की। राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से इसलिए की क्योंकि भ्रष्टाचार अति सूक्ष्म है, वह दिखाई नहीं देता है, वह सर्वव्यापी है। ये सब गुण और विशेषताएं तो ईश्वर में भी होती हैं, क्योंकि ईश्वर भी सर्वव्यापी है, वह भी कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की। अगला प्रश्न, राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था। राजा के राज्य में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल रहा था। राजा को वह कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था, उसके दरबारियों को भी भ्रष्टाचार कहीं दिखाई नहीं दिया। इस तरह भ्रष्टाचार के फैलते जाने के कारण उसे दूर करने का कोई हल नजर न आने के कारण राजा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। अगला प्रश्न, साधु ने, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा। साधु ने कहा कि भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों व्यक्ति की आत्मा में होते हैं, वे बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है। ईश्वर जब मनुष्य को बनाता है तब वह किसी आत्मा में ईमान की और किसी आत्मा में बेईमानी की कल को फिट कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार ही कार्य करता है। इस कल में ईमान या बेईमानी के स्वर निरंतर निकलते हैं। इसे आत्मा की पुकार कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा की पुकार के अनुसार ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है, साधु को तावीज बनाने के लिए कितनी पेशगी दी गई। राज्य में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दरबारियों के सुझाव पर एक साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। तावीज बनाने के लिए साधु को 5 करोड़ रुपए, याद रखना कितनी पेशगी थी, 5 करोड़ रुपए पेशगी के तौर पर दिए गए। साधु ने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए तावीज बनाने की जिम्मेवारी ले ली। अगला प्रश्न है, तावीज किस लिए बनवाए गए थे। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तावीज बनाए गए थे। अपने दरबारियों के कहने पर राजा साधु से तावीज बनवाकर अपने कर्मचारियों की भुजाओं पर बंधवाना चाहता था, जिससे वे सभी सदाचारी बन जाएं। पहले इसका प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। इसी तरह व्यक्ति की भुजा में, भुजा माने बाजू, भुजा में तावीज बांधने से भ्रष्टाचार नहीं रहता। अगला प्रश्न, महीने के आखिरी दिन तावीज में से कौन से स्वर निकल रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। महीने के आखिरी दिन राजा वेश बदलकर एक कर्मचारी के पास काम करवाने गया, उसे 5 रुपए का नोट दिखाया। इस कर्मचारी ने उस नोट को उसी समय वही पकड़ लिया। राजा ने कर्मचारी को पकड़कर पूछा, क्या उसने तावीज नहीं बांधा है। उसने तावीज तो बांधा हुआ था। जब राजा ने तावीज पर कान लगाकर सुना तो तावीज से आवाज आ रही थी कि आज तो 31 तारीख है, आज तो ले लो भाई। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय बताए। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विशेषज्ञों ने व्यवस्था परिवर्तन करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां और कानून बनाए जाएं जिससे भ्रष्टाचार के अवसर ही समाप्त किए जा सकें। जब तक समाज में ठेकेदारी प्रथा विद्यमान है, तब तक लोग अपना काम निकलवाने हेतु किसी न किसी अधिकारी को घूस खिलाते रहेंगे। इस तरह से रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। यदि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तो समाज से घूसखोरी समाप्त की जा सकती है। हमें उन सभी कारणों की जांच पड़ताल करनी होगी जिनके कारण भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। इसके साथ ही सभी व्यक्तियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। इस तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अगला प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। साधु ने तावीज के क्या गुण बताए। साधु ने तावीज के गुणों को बताते हुए कहा कि यह तावीज जिसकी भुजा पर बंधा होगा उसमें बेईमानी नहीं आ सकती, वह गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। यह तावीज उसे ईमानदारी के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। उसके मन से लालच आदि दूर हो जाएगा। वह चाह कर भी भ्रष्टाचार के चंगुल में नहीं फंस पाएगा। उसका आचरण एकदम शुद्ध और आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। अगला प्रश्न, सदाचार का पाठ में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। सदाचार का तावीज पाठ मूल रूप से एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार लेखक हैं। व्यंग होता है किसी पर व्यंग करना। उनका कहना है कि केवल भाषणों, कार्यकलापों, पुलिसिया कार्यवाही, नैतिक स्लोगनों, वाद विवाद आदि से कभी भी भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए समाज में व्यक्ति को नैतिक स्तर पर दृढ़ करना होगा। इससे ही समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। देश के सभी कर्मचारियों को जब पर्याप्त वेतन दिया जाएगा तब ही भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना केवल एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है, जिसे सभी को ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगला हमारा पाठ है ठेले पर हिमालय, जिसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो उनका पहला प्रश्न, लेखक को ऐसा क्यों लगा जैसे वे ठगे गए हैं। लेखक को सानी में कथूर की घाटी के अपार सौंदर्य को देखने हैरान रह गया। सौंदर्य को देख के हैरान रह गया। वहां हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं, काटकर बने हुए लाल रास्ते, किनारे सफेद पत्थर की पंक्ति, बेलों की लड़ियों सी नदियां सौंदर्य से परिपूर्ण थी। यहाँ का सौंदर्य अति सुंदर, मोहक, सुकुमार और निष्कलंक था। ऐसी सुंदरता को देखकर लेखक को लगा जैसे वे ठगे गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे पहले बर्फ दिखाई देने का वर्णन लेखक ने कैसे किया है। लेखक को बर्फ बादलों के टुकड़े जैसी लगी थी, जिसमें सफेद, रुपहला और हल्का नीला रंग शोभा दे रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे घाटी के पार हिमालय पर्वत को बर्फ से ढक रखा हो। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा हो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए।
खान सामे ने जब मित्रों को खान सामे ने सब मित्रों को खुशकिस्मत क्यों कहा? खान सामे ने सब मित्रों को खुशकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि उन्हें वहां आते पहले दिन ही बर्फ के दर्शन हो गए थे। उससे पहले 14 टूरिस्ट वहां आकर पूरा हफ्ता भर रुके, परंतु उन्हें बादलों के कारण बर्फ दिखाई नहीं दी। अगला प्रश्न, सूरज के डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? सूरज के डूबने पर सब गुमसुम इसलिए हो गए थे क्योंकि सूरज डूबने के कारण ही उनकी हिम दर्शन की इच्छाएं और आशाएं धूमिल हो गई थी। जिस हिम दर्शन की आशा में लेखक अपने मित्रों के साथ बहुत समय से टकटकी लगाकर देख रहे थे, वो उससे वंचित रह गए थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर हिमालय से किस रूप में भेंट की? लेखक ने बैजनाथ पहुंचकर देखा कि गोमती निरंतर प्रवाहित हो रही थी। गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। लेखक ने नदी के इस जल में तैरते हुए हिमालय से भेंट की। आइए आगे करें प्रश्न। कोसी से कोसानी तक में लेखक को किन किन दृश्यों ने आकर्षित किया? कोसी से कोसानी तक लेखक को बहुत से प्राकृतिक दृश्य दिखाई दिए थे। इन दृश्यों ने लेखक को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सोमेश्वर की हरी भरी घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के शिखर पर कोसानी बसा हुआ था। नीचे 50 मील चौड़ी घाटी में हरे भरे कालीनों जैसी सुंदर वनस्पतियां फैली हुई थी। घाटी के पार हरे खेत, नदियां और वन क्षितिज के नीले कोहरे में छिप रहे थे। बादल की एक टुकड़ी के हटते ही पर्वतराज हिमालय दिखाई दिया, जो सुंदरता में अद्भुत था। ग्लेशियरों में डूबता सूर्य पिघले हुए केसर जैसा रंग दिखाने वाला था। बर्फ लाल कमल के फूलों जैसी प्रतीत होने लगी थी। अगला प्रश्न, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वे किसी दूसरे ही लोक में चले गए हैं? लेखक अपने मित्रों के साथ जैसे ही सोमेश्वर की घाटी से चला, उसे उत्तर दिशा में पर्वत शिखर पर कुसानी दिखाई दिया। सारी घाटी में अपार सुंदरता बिखरी हुई थी। सारी घाटी रंग बिरंगी दिखाई दे रही थी। हरे भरे मखमली कालीन जैसे खेत थे, गेरू के लाल लाल रास्ते थे और बेलों की लड़ियों जैसी सुंदर नदियां थी। ऐसे अद्भुत दृश्यों को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं। अगला प्रश्न 100% 100% परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है और मिल भी सकता है। लेखक को ठेले पर हिमालय शीर्षक कैसे सूझा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण। लेखक अपने मित्रों के साथ हिम दर्शन के लिए अल्मोड़ा यात्रा पर गए। लेखक अपने एक मित्र के साथ एक पान की दुकान पर खड़ा था। तभी ठेले पर बर्फ की सिल्ली लादे हुए बर्फ वाला आया। उस बर्फ में से भाप उड़ रही थी। लेखक क्षण भर उसे देखता रहा और उड़ती भाप पे खोया सा रहा। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। इसी शोभा को देखने लेखक मित्रों के साथ कोसानी गया था। इस प्रकार उस बर्फ को देखकर ही लेखक को लगा कि ठेले पर हिमालय शीर्षक सार्थक है। कहने का भाव, इस पाठ का नाम ठेले पर हिमालय लेखक को सही लगा।
अगले पाठ पर हम लोग आ चुके हैं। श्री गुरु नानक देव जी, इसकी लेखिका है डॉक्टर सुखविंदर कौर बाट। प्रश्न इस पाठ से संबंधित परीक्षा के अंदर एक या दो आते ही हैं। तो आइए शुरू करें इसका पहला प्रश्न। तो दोबारा से फिर आपको याद करा दूं, अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और प्रत्येक वीडियो को, इस वीडियो को भी और जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनको अंत तक देखा जाए, क्योंकि उसमें से आपके काम का कुछ ना कुछ तो निकलने वाला ही है। तो आइए शुरू करें पहला प्रश्न। साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? तो साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने भारतीय धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। आपने विभिन्न संप्रदायों, धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान भी साधुओं की संगति में रहकर प्राप्त किया। राग विद्या भी साधुओं की संगति में रहकर ही प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी ने यात्राओं के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा की थी? तो अपनी यात्राओं के दौरान गुरु नानक देव जी ने आसाम, लंका, ताशकंद, मक्का मदीना आदि महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा की थी। आपने हिमालय पर स्थित योगियों के केंद्रों की भी यात्रा की थी, और इन यात्राओं के दौरान इन्होंने हिंदू मुसलमान सभी को सही रास्ता दिखाया। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन भारतीय जनता को किन बुराइयों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया? श्री गुरु नानक देव जी के समय में भारतीय जनता में बहुत सी बुराइयां व्याप्त थी। जनता धार्मिक आडंबरों में ग्रस्त थी। आपने उन्हें इन रूढ़ियों और आडंबरों से मुक्त कराने के लिए प्रयास किए और उन्हें सही रास्ता दिखाया। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर 100% देखने को मिल सकता है। गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखिए। गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखिए। तो गुरु नानक देव जी की रचनाएं, सबसे पहले जपजी साहिब, आशा दीवार, सिद्ध गोष्ठी, पट्टी, पहरे तिथि, बारे माह तथा आरती आदि हैं। इन रचनाओं के अतिरिक्त वाणी, श्लोक, अष्टपदी, सोहले आदि भी गुरु नानक देव जी की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समय श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? बड़े प्रश्नों के उत्तर में ये आ सकता है। प्रश्नों के जहां बड़े उत्तर देने होते हैं उनमें यह प्रश्न आ सकता है। तो जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज में बहुत सी बुराइयां व्याप्त थी। भारत अनेक जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बंटा हुआ था। लोग रूढ़ियों और आडंबरों का शिकार थे। उनके विचार बहुत ही संकीर्ण थे। वह घृणित कार्यों में लगे रहते थे। धर्म के नाम पर दिखावे का बोलबाला था। शासक वर्ग अत्याचारी था। आम जनता का शोषण हो रहा था और दलितों पर बहुत ही अत्याचार होते थे। इस तरह से भारतीय समाज बहुत सी बुराइयों का शिकार था। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कहां कहां और किन किन लोगों को क्या क्या उपदेश दिए? गुरु नानक देव जी ने 1499 से लेके 1522 ईस्वी के बीच चारों दिशाओं की यात्रा की, जिन्हें चार उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं में वे असम, लंका, ताशकंद, मक्का मदीना आदि स्थानों पर गए। इन यात्राओं में आपने मार्ग से भटके हुए सभी वर्ग के लोगों को सही मार्ग पर चलने का उपदेश दिया।
हिंदुओं और मुसलमानों सभी को अपने सहज, सरल और मीठी निरंकारी भाषा से सहज धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। उस युग के लोग आडंबरों, करामातों आदि में बहुत विश्वास रखते थे। आपने भोली भाली जनता को उपदेश देकर सही मार्ग दिखाया। आपने कश्मीर के पंडितों के साथ विचार विमर्श किया। हिमालय के योगियों को भी सही धर्म सिखाया। हिंदू नेताओं को देश सेवा का उपदेश दिया। सभी को सांझे धर्म की शिक्षा दी। ये याद रखिएगा, सभी को सांझे धर्म की शिक्षा दी। आपने अनेक फकीरों, सूफियों, संतों आदि से भी धार्मिक विचार विमर्श किए और लोगों को उपदेश देकर उन्हें सही रास्ता दिखाया। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। गुरु नानक देव जी की वाणी के 974 पद और श्लोक आदि ग्रंथ में संकलित है। आपकी वाणी में अनेक विषयों पर चर्चा प्राप्त होती है। आपने सृष्टि, जीव और ब्रह्म के संबंध में लिखा है। आपने अकाल पुरुष के स्वरूप और स्थान का भी वर्णन किया है। आपने माया से दूर रहने तथा माया के बंधन काटने का उपदेश दिया है। शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपने की प्रेरणा दी है। आपकी वाणी जपजी साहिब में सिख सिद्धांतों का सार है। आपकी वाणी की शैली बहुत अद्भुत और अनूठी है। तो आइए अगला हम लोग पाठ कर रहे हैं, सूखी डाली, जिसके लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। पहला प्रश्न, एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है? एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह घर में अकेली ही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। दादा मूलराज उसे बहुत प्यार करते हैं और वह सबकी चहेती बन चुकी है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं? जब दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के स्वभाव के बारे में सुना तो वह चिंतित हो उठे। छोटी बहू के अभिमान और घृणा भरे व्यवहार के कारण परिवार में परस्पर कलह की बातें होने लगी। छोटी बहू को लेकर बात बात पर झगड़ा होने लगा। घर में सुख शांति खत्म होने लगी। जब दादाजी को यह पता चला कि छोटी बहू ने अपनी अलग घर बसाना चाहती है, अपना अपना अलग घर बसाना चाहती है, तो उन्हें संयुक्त परिवार के टूटने का डर लगने लगा। इसी बात से वह चिंतित हो गए। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में क्या बताया? करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के बारे में बताया कि वह बहुत अभिमानी है। वे अपने मायके के घर को ससुराल के घर से ज्यादा अच्छा मानती है। ससुराल के घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। करमचंद दादाजी को बताते हैं कि वह मलमल के थान और रजाई जो वह लेकर आए थे, मैं सभी ने रख लिए, लेकिन छोटी बहू ने उन्हें रखने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, परेश ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया? तो परेश ने दादाजी के पास में नहीं, यहां पर ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में यह बताया कि बेला का अब इस घर में मन नहीं लगता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वह सोचती है कि सब उसकी निंदा करते हैं, उसे ताने देते हैं। वह समझती है कि वह अपनों में भी पराई बनकर रह गई है। वह आजाद जीवन जीना चाहती है। वह नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई हस्तक्षेप करे। वह अपना अलग घर बसाना चाहती है जहां उसे कोई रोकने टोकने वाला
ना हो। अगला प्रश्न, जब परेश ने दादाजी से यह कहा कि बेला अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती है, तो दादाजी ने परेश को क्या समझाया? जब परेश ने दादाजी से कहा कि बेला अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, तो दादाजी ने परेश को समझाया कि वह अपने जीते जी पूरे परिवार को एक वृक्ष की तरह देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि परिवार टूटे। वह परिवार के सभी सदस्यों को समझाएंगे कि वह बेला को समझे, उसकी भावनाओं को समझे, उसका सम्मान करे। वह अवश्य कोई ऐसा उपाय ढूंढ लेंगे जिससे कि बेला को परायापन महसूस ना हो। अगला प्रश्न, एकांकी के अंत में बेला सॉरी रूंधे कंठ से क्या कहती है? एकांकी के अंत में बेला रूंधे कंठ से कहती है कि दादाजी, आप परिवार रूपी इस पेड़ से किसी डाली का अलग होना पसंद नहीं करते, तो क्या आप चाहेंगे कि वह डाल पेड़ से लगी लगी सूख कर मुरझा जाए? अगला प्रश्न, इंदु और बेला की कौन सी बात सबसे अधिक परेशान करती है? इंदु और बेला की कौन सी बात सबसे अधिक परेशान करती है और क्यों? इंदु का स्वभाव घमंडी है। अपने इसी स्वभाव के कारण वह अपने मायके को सबसे ऊपर समझती है। उसके लिए बाकी सभी चीजें बेकार है। वह दूसरों को मूर्ख, गंवार और असभ्य समझती है। बेला की यह बात इंदु को सबसे अधिक परेशान करती है, क्योंकि इसी के कारण घर में शांति व एकता भंग हो रही थी और परिवार टूटने की कगार पर आ पहुंचा था। इंदु बेला की इंदु बेला की कौन सी बात सबसे अधिक इंदु को? अगला प्रश्न, दादाजी छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर क्या समझाते हैं? दादाजी छोटी बहू के अलावा घर के बाकी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे उनको बहुत दुख पहुंचता है। छोटी बहू का मन घर में नहीं लग रहा है। इसमें हम सभी का दोष है। छोटी बहू बड़े घर की बेटी है, हम सभी से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वह अपने घर की लाडली भी है। कोई भी इंसान उम्र से बड़ा या छोटा नहीं होता है। हर इंसान अपनी योग्यता और बुद्धि से बड़ा होता है। निश्चय ही छोटी बहू हम सब में अकल से बड़ी है, इसलिए हमको उसकी योग्यता का लाभ उठाना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। हमें उसे आगे पढ़ने लिखने का भी अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। हमारा यह परिवार एक बहुत बड़े वृक्ष के समान है। हम सब उसकी डालियां हैं। डाली छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब छाया देती है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाली इससे अलग हो। अगला प्रश्न, एकांकी के अंतिम भाग में घर के सदस्यों को बदले हुए व्यवहार से बेला परेशान क्यों हो जाती है? घर के सदस्यों के बदले हुए व्यवहार से बेला इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उनका यह बदला हुआ व्यवहार ज्यादा ही दिखावे वाला प्रतीत हो रहा था। उसे लगता था कि शायद वह सभी उसके प्रति जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। जब वह जाती तो सब खड़े हो जाते, कोई भी उसके सामने नहीं हंसता, ना ही अधिक समय तक उससे कोई बात करता। उससे जाते ही सब डर से जाते। सभी का यह औपचारिकता से भरपूर व्यवहार उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अगला प्रश्न है, मंजली बहू के चरित्र की कौन सी विशेषताएं इस एकांकी में सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती हैं? मंजली बहू का स्वभाव हंसी मजाक करने वाला है। इस एकांकी में उसके स्वभाव की यही विशेषता सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है। वह छोटी छोटी बात पर हंसती मुस्कुराती रहती है। किसी के विचित्र व्यवहार पर हंसना और ठहाके लगाना उसके लिए आम सी बात है।
परेश और बेला के मैं किसी बहस में वह इतना हंसती है और बेकाबू हो जाती है। परेश और बेला की, उसकी हंसी बेला को और भी गुस्से में ला देती है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सूखी डाली एकांकी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सूखी डाली एकांकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम व जिम्मेवारी का व्यवहार रखना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमें सलाह व सुझाव दें, उन्हें बड़े प्यार से स्वीकार करके अपना लेना चाहिए। कोई भी इंसान उम्र में बड़ा या छोटा नहीं होता है, बल्कि योग्यता और बुद्धि से ही इंसान की पहचान होती है। हर व्यक्ति अपने अच्छे व्यवहार के कारण ही महान बनता है। तो आज हमारा 5वें दिवस का ये कार्य था। आप सब लोग ध्यान से इस वीडियो को देखो, सुनो। जब आप कभी फ्री भी हो तो अपने कान में हेडफोन लगा के भी इन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि आपको प्रश्नों के उत्तर, व्याकरण सब सुनाई देगा, वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।